जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 58 टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है कंसेप्ट का। बाकी जो होम असाइनमेंट आज की होगी वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं, इसलिए आप अपनी असाइनमेंट में एमसीक्यूज भी ऐड कर लीजिए। कल हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? होल्डिंग और पार्टनर। होल्डिंग और पार्टनर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर दो कंसेप्ट्स हैं लास्ट इस चैप्टर के, चैप्टर 13 के, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट और माइनर इन ए पार्टनरशिप। इन दोनों के बारे में ब्रीफ कंसेप्ट हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम दोनों पार्टीज के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। किन दोनों पार्टीज के बारे में? ट्रांसफरी और माइनर। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है भला? दोनों पार्टनर नहीं है, ना माइनर पार्टनर है ना ट्रांसफरी पार्टनर है, लेकिन इनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। तो इनका फिर लीगल स्टेटस क्या है? ये पार्टनरशिप में हैं भी और नहीं भी हैं। ये पार्टनरशिप में हैं भी और पार्टनर नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये डिस्कस करेंगे आज, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन। सबसे पहले एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एज डिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होल्डिंग आउट का कंसेप्ट डिस्क्राइब किया गया है ना। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट डिस्क्राइब किया गया है। ये ना बताएं कहां किया गया है, इधर देखें और मुझे बताएं क्या है होल्डिंग आउट का कंसेप्ट। क्यों नहीं बताना यार? क्यों नहीं याद किया? एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लब पढ़ाया था, वही याद नहीं किया। क्या करते रहे हो? करते क्या रहे हो? घर वालों को कहते मैं सीए कर रहा हूं, घर वालों को ये नहीं कह रहे। हाँ मेरा भाई ये बताएगा। जी मेरे भाई। If a person represent himself as a partner or allows others to be represented him, कि मुझे पार्टनर कहो। फिर a third party on the basis of such representation gives credit to firm, तो कौन लायबल हो जाएगा? वो पर्सन लायबल हो जाएगा। मुस्तफा कमाल पाशा क्यों लायबल हो जाएगा? पर्सन लायबल हो जाएगा, पर्सन लायबल हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग आउट का कंसेप्ट याद आ गया? क्या है होल्डिंग आउट का कंसेप्ट? होल्डिंग आउट का कंसेप्ट आपने भी सीए करना है ना। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट ये हाल है। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट, इफ ए पर्सन represent himself to be a partner or allows others to be represented him as a partner and on the basis of such representation क्या हो? थर्ड पार्टी क्या करे? थर्ड पार्टी गेव क्रेडिट करे। ठीक है, गेव क्रेडिट टू फर्म, तो फिर वो पर्सन becomes liable for the debts given on the basis of such representation। यही था होल्डिंग आउट का कंसेप्ट। आगे चलते हैं। 25 पारस represents to रिजवान that he is a partner in the firm of अरसलान नमान अली while actually he is not a partner। पारस ने रिजवान से झूठ मूठ कहा। झूठ मूठ क्या कहा? कि मैं फर्म में पार्टनर हूं, असल में पार्टनर नहीं है। On the faith of this representation रिजवान gives credit to the firm। इस रिप्रेजेंटेशन पे एतबार करते हुए रिजवान ने फर्म को क्रेडिट दिया। किस रिप्रेजेंटेशन पे एतबार करते हुए? कि पारस पार्टनर है, पारस पार्टनर है। फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली, बाद में फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। एक्सप्लेन वेदर पारस वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू रिजवान। क्यों? पारस कहेगा मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं। कहेगा रिप्रेजेंट तो किया था ना, बड़ा शौक था पार्टनर बनने का, भुगतो। शौक था पार्टनर बनने का, भुगतो, लायबिलिटी दो। एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर ये जो होल्डिंग आउट पार्टनर है ये डेट्स के लिए लायबल है? लायबल है। क्या प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होगा? प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होगा, प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कोई डेट है तो मिलेगा। नेक्स्ट 26 Tom, Anthony and Brad are partners in the firm. Leonardo, who is generally seen in the firm of Tom, Anthony and Brad, tells Kevin that he is also a partner in the firm. Leonardo ने केविन से कहा कि मैं भी तो इस टॉम एंड कंपनी की फर्म में पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं। लिनार्डो ने कहा
रिचर्ड हु ओवरहेयर, ओवरहेयर का मतलब क्या होता है? इत्तफाकिया सुन लिया, दूर से सुन लिया। दिस टॉक ऑफ लियोनार्डो टू केविन एंड थिंकिंग लियोनार्डो टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कैन रिचर्ड मेक लायबल लियोनार्डो फॉर द क्रेडिट गिवन टू फर्म? नहीं, कैसे कर सकता है? और भाई लियोनार्डो ने थोड़ी रिचर्ड से कहा था, लियोनार्डो तो केविन से कह रहा था। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में भी डायरेक्ट और यहाँ पे पहले वाली केस स्टडी में रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट थी, इसमें रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट है। इससे फर्क नहीं पड़ता रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली पहुंची कि इनडायरेक्टली पहुंची। रिप्रेजेंटेशन पार्टनर होने की किसी पार्टी के पास पहुंची, उसने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे लोन दे दिया तो बंदा लायबल है, बंदा लायबल। तो बताइए लियोनार्डो इस केस में लियोनार्डो लायबल है, ठीक है? क्यों लायबल है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। शाबाश। 26। अच्छा नेक्स्ट भाई 26 में की प्रॉब्लम, तो लियोनार्डो लायबल है। 7 आमिर एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। जाहिद इन्फॉर्म्स यासिर दैट ही इज आल्सो ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ आमिर एंड बाकिर। जाहिद ने कहा मैं भी पार्टनर हूं। यासिर कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड कामरान। यासिर ने आगे ये इंफॉर्मेशन कामरान को दे दी, लेकिन जेहन में रखिए जाहिद ने कामरान को कुछ नहीं कहा हुआ। जाहिद तो कामरान को जानता भी नहीं। जाहिद ने तो रिप्रेजेंटेशन दी यासिर को, यासिर ने कामरान को, जाहिद कामरान को नहीं जानता। कामरान बिलीविंग जाहिद टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ आमिर एंड बाकिर सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट टू द फर्म। कामरान ने कहा अच्छा जाहिद पार्टनर है, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे क्रेडिट लोन दे दिया। कैन कामरान मेक्स जाहिद लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनपेड? बिल्कुल लायबल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो जाहिद है ये फर्म के सारे डेट्स के लिए लायबल होगा कि सिर्फ वो डेट जो कामरान ने दिया है जाहिद को पार्टनर समझते हुए उसके लिए लायबल होगा? सिर्फ उस डेट के लिए जो कामरान ने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे जो डेट्स दिए गए हैं उनके लिए जाहिद लायबल है। फर्म के सारे डेट्स के लिए जाहिद लायबल नहीं है। 26 में 7 में प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है। 27 पे आ जाए। आमिर एंड बाग, अच्छा ये तो हो गया 7। 8 अनवर इंट्रोड्यूस नादिर टू जफर एज हिज पार्टनर। अनवर ने जफर से कहा कि नादिर मेरा पार्टनर है। व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट सो, असल में पार्टनर नहीं है। एंड नादिर की साइलेंस, और नादिर साइलेंट रहता है। उसने अलाउ, किसका मतलब है? नादिर अलाउज अनवर टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर। तो ये नहीं, लेकिन इसमें नादिर ने खुद से तो नहीं कहा ना मैं पार्टनर हूं, तो इसमें वो जिम्मेदार नहीं है, एम्प्लॉयड कर दिया। अलाउज others to be represented as partner. On the faith of representation, Zafar gives credit to Anwar. Subsequently, Anwar becomes insolvent. Can Zafar makes Nadir liable for the repayment of credit? क्यों? नादिर ने तो नहीं कहा था मैं पार्टनर हूं। नादिर ने अलाउ तो किया था अदर्स को। जब अदर को अलाउ किया जाए फिर भी पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है और वो पार्टनर लायबल है। क्लियर? 29 आमिर tells Bilal supplier within the hearing of Qasim partner that he Amir is a partner in partnership firm of Qasim. आमिर ने बिलाल को कहा कि मैं कासिम की फर्म में पार्टनर हूं। कासिम सुन रहा था। कासिम डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ आमिर। कासिम ने सुन रहा था, उसने इतराज नहीं किया। किस बात पे इतराज नहीं किया? कि आमिर पार्टनर है, जब आमिर ने कहा मैं पार्टनर हूं। Later, Bilal supplies certain goods to Amir who pretends to act as partner with Qasim. Can Bilal makes Qasim or his firm liable for repayment of credit? ये केस स्टडी कैसे डिफरेंट है बाकी की केस स्टडी से जो हमने की है? ये कैसे डिफरेंट है? बाकी की केस स्टडीज में लोन फर्म को दिया गया था और इंडिविजुअल पार्टनर लायबल था। इसमें लोन पार्टनर को दिया गया है, फर्म लायबल है। ये तलवार की दूसरी धार है। ठीक है? तो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बोथ वे में काम करता है ना। अगर उसने रिप्रेजेंट किया मैं पार्टनर हूं और लोन
उस पर्सन को दिया गया तो फर्म लायबल है, और अगर लोन फर्म को दिया जाता तो पर्सन लायबल होता, होल्डिंग आउट पार्टनर। तो इस केस में फर्म लायबल है कि नहीं? बिल्कुल है। 29 में कोई प्रॉब्लम? 30 Zamir, who is not a partner in firm consisting of Rahman and Salman, represents to Anwar that he is also a partner in the firm. Babar, who does not know of the representation, gives credit to the firm of Rahman and Salman. तो जमीर ने चूंकि रिप्रेजेंट किया अपने आप को, तो जमीर लायबल है? क्यों नहीं लायबल? उसे रिप्रेजेंटेशन का पता ही नहीं। जो लोन दिया गया है, जो डेट दिया गया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। जो लोन दिया गया है, जो डेट दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेट नहीं दिया गया, तो वो लायबल नहीं है जिसने रिप्रेजेंटेशन दी हो। याद है वो के स्टडी में घोड़ा बेचा था जो पागल था, और एक सर्टिफिकेट लिखा हुआ था जाली कि घोड़ा ठीक है, देखने वाले ने सर्टिफिकेट नहीं देखा, घोड़ा देखा और खरीद के चला गया। फ्रॉड है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजैक्शन उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं की गई। तो इसी तरह यहां पे भी रिप्रेजेंटेशन दी, सिमिलर कंसेप्ट है। पार्टनर हूं, दूसरे बंदे ने सुना नहीं है रिप्रेजेंटेशन, अदर देन रिप्रेजेंटेशन की बेस पे उसने लोन दे दिया, तो ये होल्डिंग आउट पार्टनर नहीं है, ये पर्सन इंडिविजुअल लायबल। क्लियर हुआ? लायबल नहीं, पक्की बात है, मुतमिन है। नेक्स्ट जी 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 तो इसका मतलब आपने कहा कि फर्म लायबल है, तो उसमें लिखा है कि प्रेजेंट पार्टनर मतलब जो उस टाइम वहां मौजूद थे। क्वेश्चन 29 में आमिर ने कहा बिलाल को क्या पार्टनर हो, तो आपका क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट पार्टनर तो है ही है, लोन फर्म को दिया गया, लेकिन क्या जिस बंदे ने, आमिर ने रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूं, वो आमिर भी तो लायबल है। आमिर ने बिलाल को कहा कि मैं कासिम की फर्म में पार्टनर हूं, बिलाल ने कहा अच्छा, इस बेस के ऊपर बिलाल ने आमिर को गुड सप्लाई की, ठीक है, आमिर को गुड सप्लाई की। क्या बिलाल कासिम या उसकी फर्म को लायबल करार दे सकता है? इसका जवाब है यस, दे, क्योंकि पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का कंसेप्ट आ गया ना, उसने रिप्रेजेंट किया, उसे रिप्रेजेंट किया और उसकी बेस के ऊपर गुड सप्लाई की गई। किसको सप्लाई की गई? आमिर को। अब चूंकि जब होल्डिंग आउट का कंसेप्ट आता है तो उसका मतलब है पार्टनर और फर्म दोनों एक हो जाते हैं। अब अगर फर्म को चीजें प्रोवाइड की जाए तो पार्टनर लायबल है, होल्डिंग आउट वाला। होल्डिंग आउट पार्टनर को चीजें सप्लाई की जाए तो फर्म लायबल है। यहां पे उसने गुड सप्लाई की है होल्डिंग आउट पार्टनर को, तो क्या फर्म से पैसे निकलवाए जा सकते हैं? यस, निकलवाए जा सकते। अच्छा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आमिर से पैसे नहीं निकलवाए जा सकते, आमिर से भी निकलवाए जा सकते हैं, फर्म से भी निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन आमिर तो पैसे लेके, चीजें लेके भाग गया होगा। और वैसे भी उसकी मर्जी है ना, जिस बंदे ने लोन दिया है कि जिस पार्टनर से मर्जी पैसे निकलवा ले। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कैन बिलाल मेक कासिम आर हिज फर्म लायबल, तो जो रिक्वायरमेंट है वो कासिम या उसकी फर्म की है, रिक्वायरमेंट में आमिर नहीं पूछा उसने। हाँ जी बिल्कुल, वो उसने यही कहा कि उसको लायबल करार दे सकता है, ठीक है, लेकिन आमिर से भी पैसे निकलवाए जा सकते हैं, आमिर भी तो लायबल है। लेकिन रिक्वायरमेंट में चूंकि उसने पूछा दूसरी फर्म से पैसे निकलवाए जा सकते हैं कि नहीं, तो हमने उसे दूसरी फर्म के हवाले से बताया। नहीं बताया? दूसरी फर्म के बारे से बताया ना, आवाज आ रही थी? आवाज थोड़ी क्यों आती है? नहीं, शोर की वजह से उसकी आवाज तो कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें, ये जरा ये चेकिंग करवाइए जरा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा नया क्वेश्चन करवाया उधर, 29 ही करवाया। उनका स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर ये लिखा हुआ है बिलाल कासिम या उसकी फर्म से रिकवरी करवा सकता है कि नहीं, तो उससे लेकिन क्या बिलाल आमिर से रिकवरी करवा सकता है? आमिर से भी तो रिकवरी करवा सकता है, वो तो पैसे लेने वाले की मर्जी है ना, जिसके मर्जी खिलाफ केस फाइल करे। जब एक होल्डिंग आउट पार्टनर है तो वो लायबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाकी की फर्म लायबल नहीं है, वो भी लायबल है। सारे पार्टनर जो लायबल होते हैं। हाँ जी क्लियर हो गया? 30 भी क्लियर हो गया। अब 31 पार्टनरशिप फर्म
कंसिस्ट ऑफ सलमान, नुमान, ज़ीशान, रहमान. रहमान retires from the firm but fails to give public notice and his name continues to be used on the letterheads. और फर्म पुराने नाम से ही बिजनेस कर रही है. Is रहमान liable to debts contracted subsequent to his retirement? बिल्कुल, जो subsequent to retirement contract किए गए इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि वो पार्टनर है, तो ये उसके लिए रहमान उसके लिए लायबल है. अच्छा बताइए, रहमान लायबल है उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्या सलमान, नुमान, ज़ीशान भी लायबल है उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? वो भी लायबल है, वो भी लायबल है, लेकिन रहमान भी लायबल है. उसने रिक्वायरमेंट में चूंकि रहमान के बारे में पूछा है तो हमने रहमान के बारे में कमेंट किया कि रहमान लायबल है क्योंकि वो होल्डिंग आउट पार्टनर है, उसे नोटिस देना चाहिए था. लेकिन अगर वो हमसे पूछे कि दूसरे पार्टनर सलमान, नुमान, ज़ीशान भी लायबल हैं तो हम क्या कहेंगे? हाँ वो भी लायबल हैं, वो भी लायबल हैं. रहमान बाद में रिकवर कर नहीं, रहमान बाद में रिकवर नहीं कर जी. क्वेश्चन में नहीं करा एक्टिव पार्टनर है कि स्लीपिंग पार्टनर है, तो ज्यादातर कौन से पार्टनर होते हैं? जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती ना तो हमारी पहली कोशिश होती है मोस्ट ऑब्वियस इंफॉर्मेशन डिस्कस कर, मोस्ट ऑब्वियस पॉसिबिलिटी डिस्कस करें. अगर वो नहीं करनी तो फिर ऑल पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी होती है. जब क्वेश्चन में कोई दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं दी हुई, अजम्पशन लेते हैं ना हमारा, तो अजम्पशन में पहली ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन जो होती है ना, जो नॉर्मली हुआ करती है, उसको एज्यूम करना है. अगर ये नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या होती है? ऑल पॉसिबिलिटीज को, मोस्ट ऑब्वियस को भी, लेस ऑब्वियस को भी. तो यहां तो इसको एज्यूम करें कि सारे के सारे एक्टिव पार्टनर हैं. अगर नहीं तो फिर एक्टिव पार्टनर एज्यूम करते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करें और स्लीपिंग पार्टनर भी सॉल्व करें, दोनों करें. लेकिन ज्यादातर कौन से पार्टनर होते हैं? तो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं. भैया क्लियर? नेक्स्ट 33 32 ओके. रिजवान, अहमद, अशरफ एंड तनवीर आर पार्टनर्स. एन ऑर्डर इज प्लेस्ड विद हबीब. इन लोगों ने एक ऑर्डर दिया हबीब को फॉर सप्लाइंग ए सर्टेन क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट, कि वो हबीब फर्म को कुछ गुड्स सप्लाई करे उधार पे. बिफोर हबीब कुड सप्लाई द गुड्स तनवीर डाइड. सप्लाई करने से पहले तनवीर के. अच्छा मुझे बताइए, ये जो डेट अक्रू होता है ये किस वक्त अक्रू होता है? जब ऑर्डर इशू किया जाता है कि जब चीजें डिलीवर होती हैं? आप काउंटिंग नहीं पड़ी? सेल या परचेज कब रिकॉर्ड होती है? जब सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है या जब चीजें डिस्पैच या रिसीव की जाती हैं? नहीं पता आपको? नहीं, काउंटिंग एग्जेम्प्ट है. सेल कब रिकॉर्ड होती है? जब सेल्स ऑर्डर दिया जाता है या गुड्स डिस्पैच की जाती हैं? गुड डिस्पैच. परचेजेस कब रिकॉर्ड होती है? जब परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है, गुड रिसीव की जाती है. तो डेट उस वक्त रिकॉर्ड होता है, उस वक्त राइज होता है जब गुड्स आए. हाँ जी. तो डेथ से पहले ऑर्डर इशू किया था, चीजें नहीं आई. डेथ से पहले ऑर्डर इशू किया था, चीजें, क्या डेथ से पहले डेट अक्रू हो चुका था? डेट क्रिएट हो चुका था? नहीं हुआ था. फिर इसके बाद क्या? हबीब सप्लाई द गुड्स आफ्टर तनवीर डेथ बीइंग टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ द डेट. रिजवान, अहमद एंड अशरफ सब्सिक्वेंटली बिकेम इंसॉल्वेंट. हबीब ने चीजें सप्लाई कर दी तनवीर की डेथ के बाद, उसे नहीं पता कि तनवीर की डेथ होगी, तो अहमद, अशरफ सब्सिक्वेंटली वो बाद में इंसॉल्वेंट हो गए. कैन हबीब मेक तनवीर स्टेट लायबल फॉर हिज डेथ? पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ज़ूम करे, पब्लिक नोटिस नहीं दिया. पब्लिक नोटिस दिया होता उधर ही फैसला हो जाता. पब्लिक, अच्छा पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया फिर भी लायबल नहीं है. क्यों लायबल नहीं है? एक्सेप्शन है. डेथ हो जाए और जिस बंदे की डेथ हुई है वो पब्लिक नोटिस ना दे तो फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वो लायबल नहीं है. हाँ, जो उसकी डेथ से पहले वाले डेट्स थे उनके लिए लायबल है. जो डेथ के बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए लायबल नहीं है. 32 क्लियर? ये कौन से कंसेप्ट पे बेस कर रहा है 32? एक्सेप्शन, होल्डिंग आउट प्रिंसिपल की एक्सेप्शन. इसमें सिर्फ उसकी उतनी, जिसकी डेथ हुई है ना तनवीर की, उसकी सिर्फ उतनी लायबिलिटी है जो डेथ से पहले डेट्स थे. डेथ के बाद वाले जो डेट्स हैं, डेथ के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं है तनवीर.
डेथ के बाद वाले डेट्स के लिए तनवीर लायबल, डेथ से पहले वालों के लिए तनवीर लायबल या उसकी स्टेट लायबल है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। डेथ से पहले वाले लाइबिलिटीज के लिए प्रॉपर्टी लायबल है तनवीर की, डेथ के बाद वाले लोन्स के लिए लाइबिलिटीज के लिए तनवीर लायबल नहीं है। डेथ से पहले वालों के लिए, बाद वालों के लिए नहीं है। क्लियर हो गया जी। 33 अमजद एंजॉयज ए वेरी गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन द मार्केट, मार्केट में बड़ा एतबार है अमजद का। काशिफ ओनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंट्स अमजद एज हिज पार्टनर, काशिफ कहता है अमजद मेरा पार्टनर है। क्लेम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन सप्लाई लैपटॉप टू काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट, इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कलीम ने काशिफ को लैपटॉप सप्लाई किया। काशिफ डिफॉल्टेड एंड क्लेम फाइल्ड अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट अगेंस्ट बोथ अमजद एंड काशिफ, उसने कहा भाई वो होल्डिंग आउट पार्टनर है, उस रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर ही तो मैंने लैपटॉप दिए थे, तो अब उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। अंडर द प्रीमियम पार्टनरशिप एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन वेदर अमजद वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग क्लेम। लायबल नहीं, क्यों नहीं है? ये डिपेंड करता है अमजद को पता है कि नहीं पता। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी बंदे के बारे में कह दे मेरा पार्टनर है। वो तो ये देखा जाएगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन उस पर्सन ने या उसके सामने दी गई हो और वो साइलेंट रहा हो। अब यहां पे क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि रिप्रेजेंटेशन अमजद के सामने दी गई है कि नहीं, या इस रिप्रेजेंटेशन का अमजद को पता है कि नहीं पता। तो आपके पास यहां तो मोस्ट ऑब्वियस वाली डिस्कशन करते हैं, यहां बोथ ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर अमजद को इस रिप्रेजेंटेशन का नहीं पता, अमजद लायबल नहीं है, काशिफ ही लायबल है। और अगर इस रिप्रेजेंटेशन का पता है अमजद को लेकिन वो साइलेंट रहता है, उस सूरत में लायबल होगा। क्लियर हुई है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। मेहर, आबिद, रानी एंड अजरा वर पार्टनर्स इन आबिद एसोसिएट्स, ए फर्म ऑफ टाउन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स। बारी बिल्डर्स सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट्स ऑन क्रेडिट। बारी बिल्डर्स रूटीन में क्रेडिट पे चीजें आबिद एसोसिएट्स को सप्लाई करते रहते हैं। आबिद एसोसिएट्स क्या है? आबिद एसोसिएट्स क्या है? क्या काम करते हैं भला? ये कंसल्टेंट है, टाउन प्लानर है, टाउन। अच्छा, बाद वाला बता दिया, पहले वाला क्यों नहीं बताया? आबिद डाइड ऑन 5 जनवरी 2015। 5 जनवरी 2015 को आबिद की डेथ हो गई। However, neither the surviving partner nor the representative of Abid gave public notice to this effect. लेकिन किसी ने भी इसका पब्लिक नोटिस, तो यहां तक क्वेश्चन को रोक के मैं अपना ख्याल बताता हूं। मेरा ख्याल ये है, अब जो भी डीलिंग फर्म के साथ हो रही होगी, आबिद उसके लिए लायबल है, आबिद की प्रॉपर्टी लायबल है। क्यों नहीं भाई? जब उसने फर्म को छोड़ा तो पब्लिक नोटिस नहीं मिला। डेथ एक्सेप्शन है, इंसॉल्वेंसी एक्सेप्शन है, शाबाश। अब इसका मतलब है डेथ के बाद जितने भी डेट्स होंगे उनके लिए आबिद की प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ आबिद लायबल नहीं है। आगे चलते हैं। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेजर क्लाइंट, आबिद एसोसिएट वाज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट टू बारी बिल्डर्स। मेजर क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसे पैसे नहीं आए, आगे पैसे सप्लाई नहीं कर सके। When Bari Builders investigated the matter, they came to know about the death of Abid. बाद में बारी बिल्डर्स को पता चला आबिद की तो डेथ हो गई है। They have now filed suits for the recovery of outstanding balance severally against Abid Estates and Meher as the credit was extended on the faith of Abid and Meher. उसने आबिद और मेहर दोनों के खिलाफ केस फाइल किया बारी बिल्डर्स ने, लाओ मेरा लोन दो। दोनों के खिलाफ केस फाइल किया, लाओ मेरा लोन दो। In view of the provisions of Partnership Act 1930 explain whether Bari Builders are justified in filing the above suits and would they succeed in recovering the outstanding amount under the above circumstances. क्या जस्टिफाइड हैं? अब बारी बिल्डर्स ने केस फाइल कर दिया, सही किया? एक के अगेंस्ट सही किया, एक के अगेंस्ट सही नहीं किया। किसके अगेंस्ट सही किया? मेहर के, क्योंकि मेहर पार्टनर है। क्या बाकी पार्टनर्स को छोड़ के एक के खिलाफ सारे केसेस फाइल किए जा सकते हैं? तो मेहर के खिलाफ केस फाइल किया, बिल्कुल ठीक किया। मेहर से पैसे ले लेने चाहिए सारे, और बाद में अगर मेहर ने ज्यादा पे किया तो बाकी पार्टनर से रिकवर करवा ले। लेकिन आबिद इसके खिलाफ केस फाइल नहीं करना, क्यों नहीं करना? तो मर गया तो क्या उसके लीगल वाली वारसान तो है उनके खिलाफ। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। अगर किसी की डेथ हो और पब्लिक नोटिस ना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आम एक्टिव पार्टनर रिटायर हो और नोटिस ना दे
तो वो लायबल होता है। किसी की डेथ हो जाए पब्लिक नोटिस ना हो वो लायबल नहीं है। कोई इंसॉल्वेंट हो जाए पब्लिक नोटिस ना दे वो इंसॉल्वेंट नहीं है। क्या ये डेथ और इंसॉल्वेंसी वाला कंसेप्ट पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा डेथ वाला? डेथ वाले में क्या पढ़ा? दो एक्सेप्शन है डेथ की। अच्छा ये दोनों एक्सेप्शन, ये कहना चाह रहे हैं ये दोनों एक्सेप्शन है जब कोई पार्टनर लायबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसमें हमने आबिद का अलग डिस्कशन कर दी, मेहर की अलग डिस्कशन कर दी। कोई प्रॉब्लम? हाँ 5 जनवरी के बाद के डेट्स के लिए आबिद लायबल नहीं है, पहले के लिए लायबल है जब वो जिंदा था। बिल्कुल जब वो जिंदा था तो उसके लिए लायबल है। डेथ से पहले के डेट्स के लिए लायबल है, बाद वाले के लिए लायबल। 34 में की प्रॉब्लम और जी? अगर केस सिर्फ आबिद के खिलाफ होता तो हम कहते कि रिकवरी नहीं हो सकती। नहीं, हम पूरी फर्म, ये उस बंदे की जिम्मेदारी डिसाइड करे किसके खिलाफ केस करना है। अगर कोर्ट आपके खिलाफ केस करती है, हिस्ट्री वैसे बताऊं क्रिमिनल केसेस में समटाइम ऐसा होता है, किसी बंदे के ऊपर कोई कत्ल हुआ ना, कहीं पे किसी बंदे के ऊपर इल्जाम लगा तो वो इनोसेंट साबित कर दिया उसने, एफआईआर में उसका नाम दर्ज हुआ, वो बाद में इनोसेंट साबित हो गया तो कोर्ट ऑर्डर क्या करती है? इसको रिलीज कर दो। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अच्छा तो फिर कत्ल किसने किया था? वो कहते हैं भाई, कोर्ट कहते हैं हमारे पास जो एफआईआर आई ना, जो केस हमने उसी का फैसला करना है। एफआईआर ये आई थी कि ये बंदा कातिल है कि नहीं, तो साबित हो गया ये बंदा कातिल नहीं है। अब असल में कातिल कौन है ये अलग केस है, ये अलग तफ्तीश होगी। तो अगर आप इस केस में आबिद के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो कोर्ट इतना ऑर्डर पास करेगा आबिद की स्टेट लायबल नहीं है, तो फिर कौन लायबल है वो अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में वो सिर्फ आबिद का पूछता लायबल है कि नहीं, तो हम क्या कहते? आबिद लायबल नहीं है। ये बताना जरूरी नहीं था कि कौन लायबल है, फिर वो अलग क्वेश्चन बनता। ठीक है जी? नहीं, मेहर के खिलाफ केस फाइल किया तो बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है थर्ड पार्टी को। 3 पार्टनर्स है ना, डिफॉल्ट हुआ है, तो तीनों में से किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूं कि तीनों केस में मेरे पैसे दें। लेकिन अगर मैं 2 को रिलीज कर देता हूं, सिर्फ एक के खिलाफ केस फाइल करता हूं, इस केस में उसने मेहर के खिलाफ केस फाइल किया, बाकी जो 2 पार्टनर थे उनको रिलीज कर दिया। अब मैं बाकी 2 पार्टनर से रिकवर नहीं करवा सकता क्योंकि मैं चूज कर चुका हूं कि मुझे मेहर से रिकवरी करवानी है। मेहर बाद में उनसे रिकवरी करवा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉइंट प्रॉमिस में भी यही पढ़ा था ना, है ना? चलिए, ये अब हमारी डिस्कशन होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा थे, डिस्कशन ज्यादा होगी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करने जाए, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। कौन सा कंसेप्ट? ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप में अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, तो इस थर्ड पार्टी को क्या कहते हैं? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ट्रांसफर करने के लिए सबकी कंसेंट जरूरी है। ओके। दूसरी चीज, जब किसी को ट्रांसफरी किया तो वो पार्टनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन एक तरह से समझी जाएगी, पार्टनरशिप के ऊपर फर्क नहीं है। यानी पार्टनरशिप की बुक्स में वही पार्टनर है जो पहले था, और जो ट्रांसफरी है वो पार्टनर नहीं है। पार्टनरशिप की बुक्स में ट्रांसफरी पार्टनर नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो वही रहेगा ना पार्टनर का जो पहले वाला था, उसमें जो पार्टनर था अभी भी वही पार्टनर। हाँ, लेकिन जब इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है ना, तो जो पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है वो दूसरे पार्टनर को इतला जरूर देता है, कंसेंट ऐसे तो नहीं लेनी, इतला दी थी तो, और फिर ये कहता है मेरे भाइयों बात सुनो, आइंदा जब कभी प्रॉफिट हो इसको देना, लॉस हो तो अब ये कैपिटल भी इसका है, इसके कैपिटल में से लेस कर देना, लॉस भी उसका प्रॉफिट, लेकिन लायबिलिटी मेरी ही। क्यों भला? लायबिलिटी ट्रांसफर की क्यों? क्योंकि असल में फर्म की बुक्स में तो वही पार्टनर है, ट्रांसफर है ही नहीं। क्लियर हुई ये बात? आइंदा ट्रांसफर भी कहता है ठीक है मुझे पार्टनर बन के क्या करना है, मैंने कौन सा बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना है, मेरे को सिर्फ मेरा शेयर चाहिए, प्रॉफिट मिलता रहे, जब फर्म डिसॉल्व हो जितना हिस्सा बने मुझे दे दें, बाकी मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफरी का कंसेप्ट समझ आ गया? ट्रांसफरी कौन है?
जिसको एक पार्टनर ने अपना शेयर बेच दिया। ट्रांसफर करने के लिए बाकी पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है क्या? यस, जरूरत है। क्या जो ट्रांसफरी होता है वो पार्टनर बन जाता है? नहीं, पार्टनर नहीं बनता, पार्टनर वही ट्रांसफर ही रहता है। फिर ट्रांसफरी को क्या मिलता है? ट्रांसफरी को एनुअल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। और अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, जब फर्म बंद होगी, खत्म होगी, कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल का जो हिस्सा बनेगा उसे ट्रांसफरी को मिलेगा, पार्टनर को नहीं मिलेगा। पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा? उसने तो बेच दिया। ट्रांसफरी का कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है, तो डेफिनेशन में भी वो यही बात कर रहा है। जरा डेफिनेशन को सुनिए। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट कौन है? ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट कौन है? ट्रांसफरी है एक ऐसा पर्सन जिसको एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट, किस में इंटरेस्ट? यहां पे इंटरेस्ट से मुराद शेयर है, इंटरेस्ट से मुराद वो सूद नहीं है। एक पार्टनर ने अपना शेयर प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में बेच दिया हो। भाई इंटरेस्ट प्रॉफिट में ही होता है कि प्रॉपर्टी में भी होता है? प्रॉफिट में इंटरेस्ट से क्या मुराद है? जितना प्रॉफिट होगा उसका हिसाब मिलेगा। प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट से क्या मुराद है? फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब फर्म डिसॉल्व होगी उसको बेच के जो पैसे आएंगे उसमें से भी हिस्सा दिया जाएगा, उसमें से भी हिस्सा दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है? शेयर, प्रॉफिट में भी प्रॉपर्टी में भी। तो ये दोनों इंटरेस्ट बेच दिए जाएंगे। ये सेल के जरिए से भी बेचे जा सकते हैं, मॉर्टगेज के जरिए से भी, गिफ्ट के जरिए से भी, ब्ला ब्ला, इससे गर्ज नहीं है। ट्रांसफर किस तरीके से हुआ? और ये कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सब पार्टनर की रजामंदी से ट्रांसफर होगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ ना, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ट्रांसफर हो गया। अब इस ट्रांसफर के राइट्स क्या हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यानी ट्रांसफरी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी का मतलब ट्रांसफरी क्या क्या कर सकता है, और रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटीज का मतलब क्या नहीं कर सकता। राइट्स का मतलब ट्रांसफरी क्या क्या कर सकता है, और डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे हमने पढ़ा था पार्टनर के इंप्लॉयड अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन इंप्लॉयड अथॉरिटी। इंप्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या? पार्टनर क्या क्या कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंप्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या? पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहां ट्रांसफरी का कंसेप्ट है। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी का मतलब क्या है? ट्रांसफरी क्या क्या कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटीज का मतलब क्या है? ट्रांसफरी क्या क्या नहीं कर। तो सुन लें, पहले राइट के पहले रिस्ट्रिक्शंस। राइट सुन लें। पहला राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। मिलेगा जी? इसीलिए तो सेशन। दूसरा, उसे प्रॉपर्टी या एसेट्स में से भी हिस्सा मिलेगा। मिलेगा जी? लेकिन ये उस वक्त मिलेगा जब फर्म डिसॉल्व होगी। चलती फर्म में से उसे हिस्सा नहीं देंगे। चलती फर्म में वो कहे कि मेरा हिस्सा दो, कहेंगे नहीं भाईजान अभी नहीं। जब फर्म डिसॉल्व होगी तब आपको हिस्सा भी मिलेगा, हिसाब किताब भी मिलेगा। हिस्सा भी मिलेगा, हिसाब किताब भी मिलेगा। इसका मतलब है ऑनगोइंग फर्म में ना हिस्सा मिलेगा ना हिसाब किताब। क्या होता है? अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं ना अकाउंट्स। अकाउंट से क्या मुराद होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट से क्या मुराद होती है? पुराने लोग जो है ना वो कहते हैं अकाउंट्स, लेकिन यंग जनरेशन क्या कहती है? फाइनेंशियल। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ला पुराना है, 1932 का लिखा हुआ है, तो ये कौन से अल्फाज यूज करता है? अकाउंट। तो क्या ट्रांसफरी को अकाउंट्स दिखाए जाएंगे पार्टनरशिप के? नहीं, डेसोल्यूशन पे दिखाए जाएंगे। किस लिए अकाउंट्स दिखाए जाएंगे डेसोल्यूशन पे? इसका मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई जो हिडन है, लिखी नहीं हुई, वो ये सामने आई कि अगर ट्रांसफरी को प्रॉफिट का हिस्सा मिले और उसे शक हो कि कम दिया गया मुझे, और वो कहे कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, क्या उसे दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी। उसे डेसोल्यूशन के, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। पार्टनरशिप के अकाउंट्स नहीं अवेलेबल होते, पार्टनरशिप बिजनेस के ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के भी अकाउंट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं। भाई ये समझ आ गया आपको? नहीं, अगर ऑनगोइंग बेसिस पे जो कंपनी की ट्रांजैक्शन, ऐसा थोड़ी है कि हर सेल के ट्रांजैक्शन में से हिस्सा निकाल के उसे दिया जाएगा, हर फिक्स एसेट बेचने के ऊपर उसको हिस्सा दिया जाएगा। नहीं, उसे हिस्सा सिर्फ प्रॉफिट में से मिलेगा, और जो प्रॉफिट ये लोग एग्री कर गए उसे ये मानना पड़ेगा, ये प्रॉफिट को चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, जब डेसोलेशन के ऊपर प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा मिलेगा
वो अगर इसको लगे कि कम दिया है तो वो चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें उसको काउंट भी दिए गए होंगे कि आपका हिस्सा ऐसे कैलकुलेट हुआ है। तो राइट्स क्या है ट्रांसफरी के? प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, और अकाउंट्स टू डिटरमिन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, काउंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये दोनों दूसरा और तीसरा रेजोल्यूशन के वक्त है। 3 राइट्स क्लियर हो गए। अब वो काम जो नहीं कर सकता, ट्रांसफरी बिजनेस को मैनेज या उसमें इंटरफेयर नहीं कर, क्योंकि मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। ट्रांसफरी बुक्स को इंस्पेक्ट, ट्रांसफरी अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट, हाँ अगर रेजोल्यूशन हो नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें उसने बुक्स को लदा लिखा इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को लदा लिखा इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। दोनों में फर्क क्या होता है? अकाउंट्स समरी है, साल के बाद बनती है एनुअल अकाउंट्स। बुक्स आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह, डे टू डे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। तो ट्रांसफरी ना तो बुक्स देख सकता है डिटेल, ना ही अकाउंट्स देख सकता है समरी। चैलेंज प्रॉफिट, ट्रांसफरी प्रॉफिट को चैलेंज भी नहीं कर, और ये मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं चैलेंज कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, उसे हिसाब किताब ही नहीं दिया जाता, चैलेंज कैसे करेगा वो। और ट्रांसफरी रेजोल्यूशन के लिए केस भी फाइल नहीं कर, वो ये नहीं कह सकता चलती फर्म खत्म करें और मुझे मेरा हिस्सा दे, नहीं, जब दूसरे पार्टनर फैसला करेंगे ना फर्म को डिसॉल्व करना है फिर इसे हिस्सा दिया जाएगा। ये अगर खुद से कहे कि फर्म को डिसॉल्व कर दो तो फर्म को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर थोड़ा ही है। फर्म को तो डिसॉल्व तब करते हैं जब पार्टनर नोटिस दे, कोई ट्रांसफरी नोटिस दे तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ये फर्म के खिलाफ कोई एविडेंस किस किस्म का? एविडेंस ले सकता है कि दे कोर्ट को, इसके पास कुछ होगा ही नहीं, इसको कौन सा, इसको हम अंदर नहीं घुसने देते बिजनेस के, इसके पास एविडेंस कहां से आएगा? इसको कहता है निकल भाई, तेरा शेयर तुझे तेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, उन्हें मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेना, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर। इसका दूसरा मतलब पता है क्या है कि इसने ऑफिस के अंदर एंटर ही नहीं होना, ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर पैर ना रखी, भाई तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे ऐसे, ये इसका मतलब। तो उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिटेल में होगी नहीं, ना उसे हम अपने ऑफिस में आ रहे हैं, ना उसे हम किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, ना वो चैलेंज कर सकता है हमारे प्रॉफिट को, क्योंकि पार्टनर नहीं है ना। पार्टनर होता तो ये सारे काम कर सकता था, ट्रांसफरी पार्टनर नहीं है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? एक दफा देख के तसल्ली कर लें, फिर मुझे ओके करें तो आगे चलेंगे कि ट्रांसफरी का कंसेप्ट क्लियर है। एग्रीमेंट के जरिए क्या इनमें चेंजेस आ सकते हैं? करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो चेंजेस का नहीं, एग्जाम में जो लॉ में लिखा हुआ है उसी का क्वेश्चन पूछेगा, उसी का क्वेश्चन पूछेगा जी। ये क्वेश्चन, ये और रिटायरमेंट ऑफ वही पार्टनर रिटायर हो तो वो भी रेजोल्यूशन ही होती है ना। जब कोई दूसरा पार्टनर रिटायर होगा तो उसका हिस्सा दिया जाता है ना, उस वक्त इसका भी हिस्सा दे दिया जाएगा, अगर ये अलहदा होना चाहता हो तो। जी रीडिंग कर ली आपने। अब चलते हैं आपके फेवरेट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है माइनर। अच्छा, भाई के साथ इतनी ज्यादती ना करें, वो इतनी मेहनत से उन्होंने लिखा, नहीं भैया ये तो आज होगा, आज आपको 1-2 दफा मैंने जल्दी भी छुट्टी दी हुई है माइनर वाला तो। अच्छा एक मिनट हरे, आप इसमें से जो कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े हुए ना वो पिक कर लें, बाकी कोई नया कंसेप्ट आया तो बता दीजिएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक, ये सिर्फ मुख्तलिफ औकात में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाए गए थे, अब मैं सिर्फ उनको इकट्ठा कर रहा हूं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। माइनर कौन है? मैं बताता हूं इसलिए हाजिर हूं। जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो माइनर है, लेकिन अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया हो तो 21 साल से कम वाला माइनर है। 20 साल वाला माइनर है कि नहीं, लेकिन अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया है माइनर है। माइनर का लीगल, अब देखिए हम 2 तरह के लीगल स्टेटस पढ़ेंगे। एक जब माइनर है, और दूसरा जब माइनर 18 साल का हो गया।
ये कंसेप्ट आएगा जब माइनर की 18वीं सालगिरह हो रही होगी। माइनर को कहेंगे हैप्पी बर्थडे और फिर उसके बाद उसे कहेंगे आज आप कुछ लॉ डिस्कस करते हैं। और ये जब वो 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 18 साल से कम उम्र, 18, वो कहता है माइनर पार्टनर नहीं है, बट माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद कंसेंट ऑफ ऑल। विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो आपको पता ही है। विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है? सारे पार्टनर की रजामंदी होगी। फिर किसी को जैसे ट्रांसफरी को भी सबने कंसेंट के बाद ही एडमिट किया था, अब माइनर को भी सबकी कंसेंट के बाद एडमिट किया जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है इसमें 2 सवाल मेरे। पहला सवाल लिखा हुआ है माइनर पार्टनर नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनर हमने पहले पढ़ा था वो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। जब एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम ही नहीं आ सकता। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नाम ही नहीं आ सकता तो पार्टनर ही नहीं है। दूसरी बात लिखिए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। फिर दूसरी बात लिखिए बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब है? बेनिफिट का क्या मतलब है कि प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा, लॉस में से भी हिस्सा मिलेगा। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ उस हिस्से तक की है जितना कैपिटल फर्म में है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। बेनिफिट का मतलब ये है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं सर बेनिफिट का मतलब है उसे लॉस भी नहीं होगा, और फर्म को लॉस हुआ है तो उसका हिस्सा भी तो कम होगा, लेकिन उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। बेनिफिट का मतलब क्या है? माइनर की पर्सनल लायबिलिटी। माइनर का लीगल स्टेटस क्या है? कुछ राइट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ राइट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। पहले क्या पढ़े? राइट्स, लायबिलिटीज के रिस्ट्रिक्शन। राइट्स पढ़ते हैं पहले। माइनर का राइट क्या है? माइनर का पहला राइट है कि प्रॉफिट में से हिस्सा है उसका, प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है भाई, पैसा लगा हुआ है ना। माइनर को जब एडमिट किया जाता है ना तो असल में प्रैक्टिकली कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो उसका बच्चा होता है 6-7 साल उम्र का, तो पार्टनर दूसरे पार्टनर से कह के मरता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे को मेरा हिस्सा ट्रांसफर कर देना। तो वो असल में माइनर जब एडमिट होता है ना तो उसका कोई इन्वेस्टमेंट भी आई होती है उसके साथ, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब प्रॉफिट, वो हालांकि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जाहिर है उसके पैसे तो यूज हो रहे हैं, तो जो प्रॉफिट हुआ उसमें से उसे हिस्सा भी मिलना चाहिए। और अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, जब फर्म डिसॉल्व हो तो उसे प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलना चाहिए। यही आपको समझा रहा है कि माइनर का राइट है। क्या राइट है? उसका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, प्रॉफिट में भी हिस्सा है। और माइनर चाहे तो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। लिखा हुआ कर सकता, पढ़ा रहा हूं कर सकता है तो कर सकता है। मैं कह रहा हूं कर सकता, कह रहा नहीं कर सकता, तो क्या है? वो कर सकता है, मैं पूछ नहीं रहा, अब बता रहा हूं। माइनर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। यहां पे फर्क आया ट्रांसफरी का और माइनर का। माइनर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक को नहीं कर सकता। ट्रांसफरी किसी को भी नहीं कर सकता। माइनर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को, डिटेल बुक्स को, सीक्रेट बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ट्रांसफरी दोनों को ही नहीं कर सकता। ट्रांसफरी ना बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है ना अकाउंट्स कर सकता है, लेकिन माइनर बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। फर्क आ गया ना? वरना तो सिमिलरिटी है दोनों में। सिमिलरिटी क्या है? दोनों पार्टनर नहीं है, दोनों का प्रॉफिट में, प्रॉपर्टी में शेयर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ट्रांसफरी तो कुछ भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, और ट्रांसफरी ना बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है ना अकाउंट्स को। माइनर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को, उसे मोटे मोटे अकाउंट्स दिखाए जाएंगे, हिसाब किताब, डिटेल नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। छोटा बच्चा किसी के भाई जाकर डिस्क्लोज कर दे। फिर नॉट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, भाई वो लोन का एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट तो वो होता है जो लोन पे ना कर सके, तो जो लोन का एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता, नॉट टू डिक्लेयर। राइट्स हो गए। अब क्या पढ़ना है? माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर का शेयर फर्म में लायबल है। ये पहले नहीं पढ़ा हुआ हमने। माइनर का शेयर लायबल है, इससे क्या मुराद है कि नुकसान होगा ना उसका कैपिटल कम हो जाएगा। लेकिन पर्सनल, मैं भी इसीलिए हाजिर हुआ हूं
मैं भी माइनर, अगर पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ हो, पार्टनरशिप फर्म को नुकसान, माइनर को शेयर मिलेगा कि नहीं नुकसान का? माइनर को शेयर ट्रांसफर होगा कि नहीं लॉस का? नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, कितनी दफा बताया था। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स के टर्म कभी सुनी है? इसमें लफ्ज बेनिफिट का मतलब क्या होता है? शेयर नहीं। माइनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनर को, यस। तो फिर क्या नहीं होगा? उसकी पर्सनल है, वो घर से पैसे नहीं लेके आएगा। बाकी अगर फर्म के सारे एसेट्स बिक जाएं और लोन अभी अदा ना हो, बाकी पार्टनर घर से पैसे लेके आते हैं, माइनर घर से पैसे नहीं लेके आता। माइनर का शेयर जो फर्म में है वही लायबल है उस हद तक, लिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनली माइनर लायबल, पर्सनली लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर फर्म के सारे एसेट बिक गए और लोन अभी भी अदा ना हुए तो घर से पैसे लाने के नहीं। जिसने घर से पैसे लाने हो हम कहते हैं इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और जिसने घर से पैसे ना लाने हो हम कहते हैं इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। ये पर्सनली लायबल नहीं है। तो माइनर का शेयर लायबल है जो फर्म में है, यानी फर्म की तबाही फिर जाती है तो माइनर का शेयर भी जीरो हो गया, लेकिन माइनर घर से पैसे। रिस्ट्रिक्शंस, माइनर इज नॉट ए पार्टनर, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? माइनर कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स, माइनर कैन नॉट फाइल सूट फॉर प्रॉफिट और प्रॉपर्टी। माइनर प्रॉपर्टी या प्रॉफिट को रिकवर करवाने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता अनलेस ही डिस्कनेक्ट हिमसेल्फ। यानी अगर माइनर ये चाहता है ना, माइनर को सारा साल इंतजार करना पड़ेगा कब प्रॉफिट हो और उससे उसका हिस्सा मिले। अगर माइनर दरमियान में ये चाहता है कि जी मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा दे दो, या दरमियान में चाहता है कि मेरा प्रॉपर्टी है 20 लाख, इसमें से 1 लाख दे दो, क्या उससे प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा? एक सूरत में मिल सकता है, तब भाई फैसला करो कि तुम हमेशा के लिए जाओगे। अच्छा, आप नोट कीजिए, ये ऑप्शन भी हमने ट्रांसफरी को नहीं दी थी। ट्रांसफरी के पास ये ऑप्शन नहीं थी कि वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करवा के सारे पैसे ले जाए। उसके लिए ऑप्शन थी जब तक कोई दूसरे फॉर्म डिसॉल्व ना होगी तब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे। माइनर को क्या कह रहे हैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें लादा कर सकते हैं, उस वक्त तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, आखिरी क्वेश्चन आज का। उसने कहा माइनर जब एडमिट होता है सबकी कंसर्ट जरूरी है? जरूरी है। जब माइनर 18 साल का हो जाए उस वक्त उसको पार्टनर बनाने के लिए सबकी कंसर्ट जरूरी है? उस वक्त जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास राइट आ जाता है कि 18 साल की उम्र का होने पे उसे पार्टनर बना दिया जाएगा। ये सिर्फ मैंने आज पढ़ाया लीगल स्टेटस एज माइनर, लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, ये कल पढ़ेंगे। और आपने क्या करना, अभी असाइनमेंट चेंज कर ले, इसमें सिर्फ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है ट्रांसफरी वाला, ये आपकी असाइनमेंट में शामिल है। 37 तक है, 37 तक। तक है ना? बस 3 क्वेश्चन है, बस ट्रांसफरी के 3 क्वेश्चन है बस। एमसीक्यूज भी रहने दें, एमसीक्यूज भी फिर हम कल की असाइनमेंट में रखेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।